नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपका केवीएस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हिंदी के क्वेश्चन जितना ले आ रहे हैं उसको देखते जाइए। एक एक क्वेश्चन बढ़िया और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यही सब ऐसे ही उठा के पूछा जाता है, ठीक है। काल हो गया, संधि हो गया, सारे क्वेश्चन इनसे इन्हीं सबसे बनेंगे। और जिसका केवीएस का नहीं है, बाकी सब एग्जाम में भी हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हिंदी क्या करना है, जम के अच्छे से पढ़ते जाइए। जो हिंदी के नंबर है वो कहीं नहीं जाने चाहिए आपको। हिंदी में आपको पूरा नंबर ले आना चाहिए जिससे आपका नंबर अच्छा हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास में ऊर्जा बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ना थके हैं पैर अभी, ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, सफर कभी भी नहीं खत्म होता, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ाई के साथ अपना सफर जारी रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 9 है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से अवनी अवनी का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द कौन सा है? हमें इसका उल्टा शब्द, विपरीत शब्द बताना है दोस्तों। बताइएगा। अमन, चक्षु, अग्नि, अंबर। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, अवनी कैसा है? अवनी एक तत्सम शब्द है, तो उसका भी क्या अंबर होगा? क्या होगा? अंबर। अंबर उसका क्या होगा? अवनी का अंबर। और अवनी मतलब होता है क्या? धरती, आपका भूमि, धरती, धरा, ये सब का पर्यायवाची है। और अंबर आपका मेघ हो गया, नभ हो गया, आकाश, व्योम, द्यौ, इसका पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, अवनी का हमेशा अंबर होता है, ठीक है। तो अवनी का अंबर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अतिथि अतिथि का पर्यायवाची है। बताइएगा। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। पर्यायवाची पूछा है दोस्तों। तो अतिथि क्या मतलब? जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, उसे हम अतिथि बोलते हैं, ठीक है। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? आगंतुक। आगंतुक आने वाला क्या होता है? आगंतुक होता है। आगंतुक होता है। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मेहमान हो गया, मेहमान हो गया, पाहुन हो गया, पाहुना भी देखने को मिलता है, पाहुना, अभ्यागत, आपको अभ्यागत भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपके अतिथि यानी आगंतुक आपका पर्यायवाची शब्द। बाकी अगर अमृत फल की बात करें तो ये आपका आम। आम को क्या कहा जाता है? अमृत फल, रसाल, आम, सौरभ, ये सब किसका होता है? सौरभ, रसाल, अति सौरभ, ये सब आपके आम के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें इतना पर्यायवाची था, ठीक है। आगंतुक का क्या होता है? अतिथि। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। सिद्ध न किया जा सके, दोस्तों न बोल रहा है तो ध्यान रखिएगा क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमाणित, अप्रमेय, अनुप्रमेय या फिर अप्रमाणिक। तो दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। अगर यही देता जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके तब प्रमेय होता, ठीक है। मैथ्स में हम लोग प्रमेय लगाते हैं ना, वही जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, और जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके अप्रमेय, ठीक है। और जिसे प्रमाणित न किया जा सके अप्रमाणित, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तकालय पुस्तकालय में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों, पहले पुस्तकालय का आप संधि विच्छेद कर लीजिए। पुस्तकालय, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक, पुस्तक धन आलय। आलय मतलब क्या होता है? घर, निवास, जानते हैं पर्यायवाची में। तो पुस्तक को रखने का आलय मतलब घर, पुस्तक को रखने का निवास जो होता है। तो पुस्तक में देखिए, यहां से जो आपका वर्ड निकल रहा है, अ निकल रहा है, और यहां से आ निकल रहा है, ठीक है। और अ और आ मिलकर आ संधि वर्ड बन रहा है आपका। यहाँ संधि वर्ड आ हुआ है और आ मिलकर। और जहां पे आपको दीर्घ मिले, जब कभी आपका धारस के बाद आपका जुड़ने से दीर्घ आए तो हमेशा क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। तो पुस्तकालय, शिवालय, ये सब जहां भी मिले आपको क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है, गंगा तट, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो पूछा है गंगा तट में समास पूछा है। तो दोस्तों, गंगा तट में बताइएगा, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो गंगा तट, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का तट, गंगा का तट।
तो देखिए यहाँ का विभक्ति चिन्ह आया है। और आपको पता होना चाहिए तत्पुरुष समास में ही क्या होता है कि उत्तर प्रधान होता है, और दूसरी बात इसमें कारक जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। ठीक है, ये संप्रदान कारक तत्पुरुष कारक है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष है। अगर आपको तत्पुरुष के अंदर पूछेगा तो संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि ये गंगा का संबंध तट से दिखा रहा है। और किसका, ये आपका तत्पुरुष में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। झोंकने में कुशल, झोंकने में, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे आजकल के बच्चे आंख में धूल झोंकने, क्या था, आंख में धूल झोंकने। ये पूरा क्वेश्चन था, आजकल के बच्चे आंख में धूल झोंकने में कुशल है। तो इसका मेन जो मकसद था, मोटिव था, वो क्या था, आंख में धूल झोंकने का अर्थ बताना, हमें इसी का अर्थ बताना है। ये एक मुहावरा है, आंख में धूल झोंकने का अर्थ। तो बताइएगा क्या होता है, धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना, घमंड दिखाना। तो दोस्तों आजकल के बच्चे क्या आंख में धूल झोंकने में कुशल है। आंख में धूल झोंकना क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। जब किसी को धोखा दे रहे तो कहते हैं क्या, आंख में धूल झोंकना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से पुल्लिंग शब्द है, हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। बताइएगा, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्त्री पुल्लिंग में आपको कठिनाई होती है समझ में, तो वाक्य प्रयोग में दया की जाती है, निर्धनता आती है, दुर्घटना होती है, लेकिन बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा की अवस्था आता है। ठीक है, तो क्या होता है बुढ़ापा। वैसे भी बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें भी लास्ट में पा, आवा ऐसे शब्द लगते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला कह रहे हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है पूछा है। अब इसमें रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों, के लिए आपका क्या था, रेखांकित शब्द था। यहाँ पूछ रहा है के लिए क्या है, तो बताइएगा विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो दोस्तों देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ के लिए क्या है, विशेषण नहीं है, ना सर्वनाम है, ना संज्ञा। ये क्या है, आपका एक विभक्ति चिन्ह है, यानी जिसे हम परसर्ग भी क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह जिसे हम कहते हैं, उसे हम परसर्ग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही है। ठीक है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसमें जो रेखांकित शब्द है उच्छृंखलता, हमें उच्छृंखलता, अब इसका शुद्ध वर्ड क्या होगा बताइएगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, उत्तर श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्छृंखलता या फिर उच्छृंखलता होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो वर्ड एक जैसे लिखा गया है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है उच्छृंखलता, यही होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें जब मनमानी, बच्चे क्या करते हैं, मनमानी करने लगते हैं, उसी का शुद्ध वर्ड यही दिया है, उच्छृंखलता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसे ही लिखाएगा। अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। हमें यहाँ शुद्ध वाक्य छाटना है। बताइएगा, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आज आएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए दोस्तों, मेरे जूतों तुमसे अच्छे थे, यहाँ पे होना चाहिए मेरे जूते तुमसे अच्छे थे, यहाँ जूतों नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह शायद से आ जाए, यहाँ पे आपका शुद्ध का वह शायद आ जाए, सिर्फ वह शायद आ जाए, तो ये फिर क्या है, वह शायद आ जाएगा, तो इसका शुद्ध हो जाएगा। और बाकी गांधी जी ईश्वर के पक्के थे, यही आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम शुद्ध है। लेकिन चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, यहाँ पे होना चाहिए चाकू से फल काटकर बच्चों को दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त, यही आपका शुद्ध आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हमें बताना है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। बताइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताया जाता है, वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष का नाम बताया जाता है, तो वो किसमें जाता है, व्यक्तिवाचक। तो हिमालय क्या है, एक पर्वत है, लेकिन क्या है, विशेष पर्वत का नाम हिमालय का बताया गया। अगर सिर्फ पर्वत कहता तब तो हम इसको जाति में ले जाते, लेकिन ये पर्वत हिमालय का नाम बताया रहे, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है,
जैसे गंगा, रामायण, ये सब जितने भी होंगे सब आपके व्यक्तिवाचक में जाएंगे, ठीक है। और जब किसी जाति का बोध कराए, अगर पर्वत कहता, नदी कहता, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब, ऐसे शब्द आते तो आपका जातिवाचक में आता। और भाववाचक, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। अमीरी होता, गरीबी होता, बुढ़ापा हो गया, खटास, मिठास, ये सब आपका भाववाचक होता। और समूहवाचक, जो चीज समूह में रहती हो गए, समूह में होती है, वो सब क्या आता है, समूहवाचक में जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में संज्ञा शब्द है, हमें संज्ञा शब्द बताना है, क्या है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया क्या, गंगा, गंगा क्या है, संज्ञा, कोई भी शब्द जिसका नाम होता है वो गंगा, गंगा क्या है, संज्ञा। और ये कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और बाकी ये सब आपके विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही विकल्प है, उस विकल्प का सही विकल्प चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद बताना है। वाक्य क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, हमें इसमें सर्वनाम का भेद बताना है, क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। बताइएगा कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या निजवाचक। तो दोस्तों जिसको क्या लिखा है, जिसको हमने बुलाया था वह आया, ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। जिसको, जैसी, जो, सो, ऐसे शब्द जहां आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये किसमें जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन का रूप होगा। बताइएगा अपादान कारक में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ये पूरा क्वेश्चन था, अपादान कारक में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप होगा। बताइएगा क्या होगा, किसी से, किन्हीं से, किनसे या किनको। तो दोस्तों इसका जो बहुवचन होता है वो किन्हीं से होता है, क्या होता है, किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी किसी से, किनसे और किनको ये सब एक वचन रूप है, इसका जो बहुवचन होगा किन्हीं से। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, हमें इसे विशेषण बताना है। तो ठीक है, विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाएं वो विशेषण कहलाते हैं। तो अब बताइए अर्चना की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहा है ना, सुंदरता उसकी विशेषता बता रहा है। तो बताइए सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो ये पूछा अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर आपका क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, ठीक है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें रेखांकित पदों का भेद बताना है। इसमें रेखांकित आपका अत्यंत किया हुआ था, ठीक है, अत्यंत का भेद बताना कि अत्यंत क्या है। बताइएगा विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण, सविशेषण। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो अत्यंत है ये सुंदर क्या है, विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बतलाएं, जो विशेषण की विशेषता बतलाएं वो प्रविशेषण होते हैं। ध्यान दीजिएगा विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहे जाते हैं। तो अब ये जो विशेषण की विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों बताइएगा कंठोष, दंठोष, कंठ तालव्य, ओष्ठ। तो दोस्तों स्वर ए ये क्या होते हैं, कंठ और तालव्य से बोले जाने वाले स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है कंठ तालव्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है। बताइएगा अब आप चल सकते हैं, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, निश्चयार्थ, इच्छार्थक। तो दोस्तों अब आप चल सकते हैं ये क्या बता रहा है, किसी की सामर्थ्यता कुछ बता रहा है ना कि अब आप चल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक वृत्ति है इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है सामर्थ्य सूचक ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, जब किसी कार्य को किसी से करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया उन शब्दों में आती है। इसमें आना वाना ऐसे क्या मिलते हैं आपको, प्रत्यय मिलते हैं आना वाना वाले, ठीक है। बताइएगा चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो दोस्तों देखिए जगाना, ये देखिए आना प्रत्यय मिला तो जगाना, ऑप्शन नंबर बी जो आपका जगाना सही हो जाएगा, ठीक है। तामसिक, तामसिक का विलोम क्या होगा, हमें तामसिक का विलोम क्या होगा ये बताना। बताइएगा सात्विक, अभय, दृढ़, सामिस। तो तामसिक क्या होता है, तामसिक का विलोम होता है सात्विक, ठीक है। तामसिक मतलब बुरी शक्ति और सात्विक मतलब अच्छी शक्ति वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सात्विक सही होगा।
अब अभय का भय हो जाएगा, दृढ़ का अदृढ़ हो जाएगा, अदृढ़। और सामिस का क्या होता है, निरामिस होता है। क्या, निरामिस। कहीं कहीं सामिस का आमिष भी दे दे, ध्यान रखिएगा। सामिस का क्या होता है, निरामिस होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। और तामसिक का सात्विक। अगला क्वेश्चन कह रहा है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। हमें किसका बताया, अर्वाचीन। अर्वाचीन का हमें विलोम बताना है। तो अर्वाचीन का क्या होगा, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। तो दोस्तों अर्वाचीन क्या होता है, अर्वाचीन मतलब क्या होता है, नया, जो आधुनिक होता है उसी का पर्यायवाची होता है। तो अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन, ठीक है। प्राचीन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, हमें अब स्त्रीलिंग बताइए बताइएगा। जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। देखिए जहाज उड़ता है, जलपान किया जाता है और जुलूस निकाला जाता है। लेकिन जमीन क्या, जमीन बेची जाती है, जमीन खरीदी जाती है। जब आप उसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो क्रिया आपको अपने आप आ जाती है और बहुत जल्दी दोस्तों ये समझ में आ जाता है, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जमीन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। फिर से स्त्रीलिंग पूछ रहा है। देखिए विवाद, सार, रूप, आय। तो देखिए विवाद बढ़ता है, सार बताया जाता है, रूप अच्छा होता है, समझता है, आ रहा है ना, क्रिया से पता चल रहा है ना क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आय क्या है, आय बढ़ती है, आय आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। आय मतलब आपका इनकम है, ठीक है। तो आय क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, सही हो जाएगा आय। अब कह रहा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। फिर से स्त्रीलिंग पूछा है। देखिए मैंने कहा ना स्त्री पुल्लिंग ये सब अच्छे से देख के जाएगा, इस सबसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बताइएगा, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग क्या है, अहिंसा। अहिंसा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द आपका एक होता है, ठीक है। याद रखिएगा अहिंसा क्या होता है, अहिंसा की जाती है, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पति शब्द का विभक्ति बहुवचन होता है, मतलब पति शब्द का हमें बहुवचन बताना है। पति शब्द का बहुवचन बताइए। पतियों, पतियों, पति या पतिये। तो दोस्तों पति का जो बहुवचन होता है वो पति ही होता है, ठीक है। पति ही, हमेशा याद करिएगा पति ही होता है, कभी भी पतियों पतियों ये सब नहीं होता, ठीक है। पति का हमेशा पति ही होता है। ऑप्शन नंबर सी या पति सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 26 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनना है। हमें विलोम बताना है कि क्या होगा। सदैव का बताइएगा, विरत, विरज, विरद, विरल। तो दोस्तों सदैव का क्या होता है, विरद होता है। विरद जो क्षणिक होता है मतलब उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बी जो है सही होगा, विरद। और विरज का हो जाएगा रथ, विरत का अविरत हो जाएगा। विरल का क्या होता है, विरल का पूछता है बहुत सघन, ठीक है, सघन या घना, किसका होता है, विरल का, याद रखिएगा, ठीक है। और सदैव का विरत, विरद होता है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, हमें विष्णु का पर्यायवाची बताना है, नहीं पूछा है दोस्तों। बताइएगा, केशव, चक्रपाणी, दामोदर या मुक्त पुरुष। तो दोस्तों देखिए केशव, चक्रपाणी, दामोदर हो गया, क्या हो गया, रमेश होता है, और इनका आपका चक्रपाणी, दामोदर ये सब किसका होता है, विष्णु जी का होता है। लेकिन मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष किसका, तपस्वी, महर्षि, संत, इन लोग का होता है, ठीक है। तपस्वी, संत, ये सब आपके किसके हैं, मुक्त पुरुष के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किस कौन सा शब्द विष्णु का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों आपके विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। कह रहे पक्षी का पर्यायवाची है, हमें पक्षी का पर्यायवाची पूछा है, बताइएगा। भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, विहग, खग, विहग, ठीक है। पखेरु, सब किसके होते हैं, पक्षी के। खग, विहग, खग विहग हो गया, और पखेरु ये सब किसके होते हैं, पक्षी के होते हैं। अब भूधर आपका किसका होता है, पर्वत का होता है। पर्वत का क्या होता है, अचल होता है, नभ होता है, ये सब कितने होते हैं, पर्वत के होते हैं, ठीक है। इधर मीन आपका मत्स्य, मत्स्य जैसे बोलते हैं, मछली। मछली, मछली का होता है सफरी भी बोलते हैं जिसे हम, सफरी, ध्यान रखिएगा, सफरी मछली का होता है, ठीक है। और वृंद मतलब क्या होता है, समूह, गण, समूह,
गढ़, ये सब किसका होता है? वृंद का होता है। तो आपका पक्षी का पूछा था, तो विहग आपका पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। हमें सही काल बताना है। और आपका वाक्य क्या है? दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें बताएगा अपूर्व भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों दीपा पौधों को पानी दे रही थी, मतलब अभी कार्य जारी था। तो क्या जब भूतकाल, तो किसमें जाएगा? अपूर्व भूतकाल में जाएगा। इसी को अपूर्व का दूसरा नाम क्या होता है? तात्कालिक होता है। ध्यान रखिएगा, तात्कालिक भूतकाल भी इसे कहते हैं, ठीक है, अपूर्व भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है सही हो जाएगा। दीपा रही थी किसमें आता है? अपूर्व में आता है, ध्यान रखिएगा। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अश्व, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, तरंग घोटक घोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, घोटक घोड़ा है, और क्या होता है? तरंग, तरंग आपका अश्व का नहीं होता, तरंग आपका लहर का होता है। किसका? लहर, उर्मी, लहर, उर्मी, हिलोर, ये सब किसका होता है? आपका तरंग का होता है। और इसका आपका क्या? घोटक घोड़ा है होता है। हाँ, तुरंग होता है, ध्यान रखिएगा, तुरंग होता है, ठीक है। वाजी होता है घोड़े का, ठीक है। घोटक घोड़ा है, वाजी, तुरंग, तुरंग, तुरंग और तरंग में कंफ्यूज में तो ये है। तरंग आपका लहर होता है और तुरंग होता है आपका घोड़ा का पर्यायवाची, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है क्या? तरंग, तरंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहें। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।